औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक इल्म बदलता है मुआशरे को, और हमारा टॉपिक है व्हाई एजुकेशन इज़ सो एक्सपेंसिव इन पाकिस्तान। हमारे साथ हमारी गेस्ट जनाब सानिया साहिबा और डॉक्टर सरबतमून मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप दोनों? ठीक-ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हमारा जो आज का टॉपिक है, पहले मैं आपको अपना टॉपिक बता दूँ, व्हाई एजुकेशन इज़ सो एक्सपेंसिव इन पाकिस्तान। हम पाकिस्तान के अंदर देखते हैं कि एजुकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा महंगी कर दी गई है। बच्चों के कोर्सेज़, फीसेस, यूनिफ़ॉर्म्स प्राइवेट स्कूल्स में देखा जाए तो बेइंतहा महँगे कर दिए गए हैं, कि जिसकी वजह से कि माँ-बाप जो है वो अपने बच्चों को अच्छी तालीम फ़राहम नहीं कर पा रहे। और जहाँ हम देखते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स का निज़ाम, तो गवर्नमेंट स्कूल्स का निज़ाम, वहाँ का तालीमी निज़ाम, वहाँ का मयार बहुत ख़राब कर दिया गया है। जिस तरह से पहले गवर्नमेंट स्कूल्स में बेहतरीन तालीम फ़राहम की जाती थी, वो निज़ाम अब वहाँ पर नहीं है। तो मैं सबसे पहले अपनी पहली गेस्ट डॉक्टर सरबतमून से ये सवाल करना चाहूँगा कि आखिर क्या वजह है कि गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर जो है वो इस कदर निज़ाम को ख़राब कर दिया गया है कि पाकिस्तान में अगर कोई गवर्नमेंट स्कूल में तालीम हासिल कर रहा है, तो वो किसी अच्छी कंपनी में जॉब नहीं कर सकता या किसी अच्छे स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन भी नहीं ले सकता। क्या वजह है इसकी? पाकिस्तान के अंदर एजुकेशन इसी वजह से महंगी हो गई क्योंकि हमारे पास वसाइल कम है। जब वसाइल कम है तो इस वजह से हम वो चीज़ें बच्चों को नहीं दे पा रहे जो हमें आज के वक़्त में उनको देनी चाहिए। तो इसीलिए जो है जब बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर्स वो चीज़ें प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो वो चीज़ प्रोवाइड नहीं कर पाते। इसी वजह से उन्हें अपनी फ़ीसेस भी इंक्रीज़ करनी पड़ती हैं और बहुत सारे क्योंकि फ़ीसेस हो गई और टीचर्स की इनकम हो गई, काफ़ी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो है, उन्हें अपने सारे प्रोसीजर्स को ओवरकम करना पड़ता है, तो इस वजह से। ये आई थिंक डॉक्टर सरवत के नेट में कोई इश्यू हो गया है। हम हमारी दूसरी गेस्ट जनाब सानिया साहिबा की जानिब चलेंगे। अच्छा, मेरा भी आपसे वही सवाल है कि गवर्नमेंट स्कूल्स की जो इस वक्त कंडीशन है, तो उसकी क्या वजह है कि कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है गवर्नमेंट स्कूल्स की? इसकी सबसे बड़ी वजह जो मैं समझती हूँ प्राइवेट स्कूल्स में इतनी महंगी तालीम और जो जो कुछ भी आजकल सिस्टम चल रहा है उसकी वजह ये है कि हमारे मुल्क के अंदर एजुकेशन को भी एक बिजनेस बना दिया गया, राइट? गवर्नमेंट स्कूल्स में ऑब्वियसली वहाँ पर कोई इन्वेस्ट नहीं कर सकता। जो हमारे बिजनेसमैन हैं या जो जिनके पास आजकल ज़्यादा पैसा आ रहा है वो हर कोई दूसरा बंदा स्कूल ही खोल रहे हैं क्योंकि उनको वहाँ पर अपना बिजनेस नजर आ रहा है। वो अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं। इस बात से बालातर होकर के क्या एजुकेशन दी जा रही है, क्या क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, इस बात को कोई फोकस नहीं कर रहा। उनको सिर्फ अपना बिजनेस नजर आ रहा है। तो प्राइवेट स्कूल्स की तरफ ज़्यादा रुझान हो गया है इसीलिए पेरेंट्स का, और गवर्नमेंट स्कूल्स की तरफ इसलिए निकल वहाँ से उनका ध्यान हट चुका है क्योंकि वहाँ पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। गवर्नमेंट का भी उस तरफ कोई रुझान उनका कहना चाहिए कि वो लोग उस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। घोस्ट स्कूल आजकल कितने हो रहे हैं, हर दूसरे तीसरे दिन हमारे पास दूसरे भी आया होता है स्कूल है हमारा। कोई डेट पढ़ती है तो पता चलता है ना वहाँ पे बच्चे थे ना वहाँ पे टीचर्स थे, कोई भी नहीं था। सेकेंडली जो आजकल हमारे गवर्नमेंट टीचर्स हैं उन लोगों को आई डोंट नो कि उन लोगों ने खुद कहाँ से पढ़ा है, नॉलेज नहीं है कि वो बच्चों को पढ़ा सके। उनका जो ज्यादातर ध्यान है वो इस तरफ है कि हम घर बैठे और हमारे हमें सैलरी मिलती है। ये गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स का तो ये हाल है। जब टीचर्स का ये हाल है तो दूसरी बच्चों का भी तो यही हाल होगा। लेकिन नुकसान इसमें सिर्फ बच्चों का हो रहा है, टीचर्स को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो लोग अपने उनको तो वैसे मिल रहे हैं, नुकसान सिर्फ बच्चों का हो रहा है। तो तो आई इसकी थिंक वजह ये क्या है कि इस मैं इसकी कह रहा हूँ वजह इसकी वजह क्या है कि इस जी, जी। इसकी जी, वजह जी, हमारा बोलिए। सिस्टम है, राइट? गवर्नमेंट का सिस्टम कहना चाहिए उनके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस रख नहीं रहा है क्योंकि हर कोई फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम सब नहीं है कि वो अपना काम कर रहे हैं ठीक से। कोई क्रेडिबिलिटी उनकी कोई नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी उनकी नहीं है, कोई उनको अकाउंटेबल ठहराता भी नहीं है, कोई उनसे पूछ भी नहीं रहा है कि वो जा रहे हैं स्कूल नहीं जा रहे। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। जाते भी हैं अगर तो वहां पर वो कभी कोई गेम खेल के आ गए, कभी कुछ करके आ गए, बट वहां पर किसी जब टीचर जी नहीं आ रहे तो वो भी पढ़ के कहाँ कौन पढ़ाएगा उनको? तो जब एक पॉइंट से स्टार्ट होता है तो सिस्टम पे
पूरा ही खराब होता है। तो ये हमारा जब चेक एंड बैलेंस ही नहीं होगा, हर चीज में, सिर्फ एजुकेशन की बात नहीं करें, आप किसी भी पॉइंट को उठा सिस्टम, तो अगर तो ये सब ठीक चलेगा। अब जब गवर्नमेंट स्कूल्स काम नहीं कर रहे हैं, वहां पर बच्चे नहीं जा रहे, तो पेरेंट्स जो अपने बच्चों को पढ़ाना तरह से प्राइवेट स्कूल की फीस भी महंगी होती जा रही है, एजुकेशन महंगी होती जा रही है, किताबें, यूनिफॉर्म, ये सब महंगे होते जा रहे हैं, क्योंकि ये भी हमारे घर हमारे यहाँ इसको एक बिजनेस कंसिडर किया जा रहा है। तो ये सब वजह है। अच्छा, लेकिन दूसरी जानिब हम जब देखते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स की जानिब, तो वहाँ पे तो जो है तालीमी निज़ाम बिल्कुल दरहम बरहम हो चुका है। हालांकि जो बजट हमारे पाकिस्तान में निकाला जाता है, तो उसके अंदर तकरीबन 30% जो है वो एजुकेशन के लिए होता है। तो उसके बावजूद क्या वजह है कि एजुकेशन अपग्रेड नहीं हो रही है पाकिस्तान में? बात सारी ये है कि गवर्नमेंट क्राइटेरिया जो है ना वो हमारा, वो अभी तक वो पुराने टाइम में ही अभी तक वहीं वहीं पर ही महदूद रह होके रह गया है। वक्त के साथ साथ चीजें आगे बढ़ती जाती हैं, तो हमारा भी काम है कि हम भी वक्त के साथ चलें और आगे बढ़ें। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल्स का ये है कि वो अभी भी वो 90s वाली पढ़ाई और वही पुरानी किताबें, वही पुराने टीचर्स जो एक बार आ जाते हैं, मतलब ना टीचर्स अपग्रेड अपग्रेड हो पा रहे, ना टीचर्स की ट्रेनिंग ऐसी हो पा रही है कि वो आज के टाइम के हिसाब में बच्चों को एजुकेट कर सकें और बच्चों को वो तालीम दे सकें। तो इस वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा अभी तक पीछे हैं गवर्नमेंट स्कूल की तालीम की वजह से। तो इसकी वजह क्या है कि अपग्रेड नहीं किया जा रहा है गवर्नमेंट स्कूल्स को? अपग्रेड नहीं किया जा रहा क्योंकि टीचर्स की ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं होती, और वो गवर्नमेंट सेक्टर्स में जो टीचर्स हमारे पास अपॉइंट हो जाती हैं, वो उनके जो सारी सहूलियात है, उनको वो सहूलियात प्रोवाइड नहीं की जाती कि जिसके बेसिस पे उनके अंदर भी इंटरेस्ट डेवलप हो कि वो बच्चों को और अच्छे से पढ़ाएं। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि टाइम पे उन लोगों की सारी चीज़ों को मुकम्मल तौर पे नहीं पूरा किया जाता। इस वजह से जो है वो उनका भी दिल जो है उस चीज़ से वो भर जाता है कि वो ठीक से फिर बच्चों को नहीं पढ़ा पाते। तो इसकी वजह क्या है कि गवर्नमेंट स्कूल्स को जो है वो अपग्रेड नहीं किया जा रहा? तो इसके पीछे किसका हाथ है, क्या वजह है? हालांकि पाकिस्तान का बजट में देखा जाए तो काफ़ी हिस्सा जो है वो पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए निकाला जाता है। तो वो सारा का सारा पैसा जो कि गवर्नमेंट की जानिब से एजुकेशन पर लगाने के लिए आ रहा है, तो वो आखिर वो पैसा जा कहाँ पे रहा है, उसको कहाँ पे इन्वेस्ट किया जा रहा है कि गवर्नमेंट स्कूल्स को जो है वो अपग्रेड नहीं किया जा रहा? जी मिस सानिया। क्योंकि वो ऑब्वियसली करप्शन इस मद में दूसरे या एजुकेशन की वजह पर जो भी पैसे रखे जाते हैं, वो करप्शन की वजह से ऑब्वियसली वो वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे। जो भी फंड्स वहां के रखे जा रहे हैं वो स्कूल्स तक लग ही नहीं पा रहे हैं। वो टीचर्स हैं या भी जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं जो एजुकेशन डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं, ऊपर की प्रिंसिपल है जो करप्शन में मुलविस हैं, उन तक ही चले जाते हैं, वो उनकी जेबों में चले जाते हैं। जब स्कूल तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, तो स्कूल में ऑब्वियसली ना कोई अपग्रेड होगा ना कुछ होगा। टीचर्स की कोई मैं कहूँगी कि चेक एंड बैलेंस नहीं है कि टीचर्स जो वहाँ पर भर्ती हो रहे हैं उनकी खुद की क्या एजुकेशन है, उनको खुद भी कुछ आता ही नहीं आता, उनकी क्वालिटी, उनकी बेसिस क्या है नॉलेज की, वो सब भी कोई चेक नहीं कर रहा है। जब तक ये सब चीजें चेक नहीं होगी, ये पूरा सिस्टम है ऑब्वियसली, जब तक एक पॉइंट से चेक चेक नहीं होगा, तो ये इसी तरह से पूरा सिस्टम ही खराब होगा। अच्छा, तो फिर एक जानिब हम ये देखते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल्स की जो है वो तालीमी निज़ाम इतना ज़्यादा ख़राब है, दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर्स जो हैं वहाँ की फीसेस बहुत ज़्यादा हैं कि पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे। तो जो गरीब बच्चे हैं, जो गरीब तबका है, उसको अच्छी तालीम किस तरह से फराहम की जा सकती है? देखिए, गरीब तबके के लिए तो यही है कि हमें उनके लिए फ्री कोर्सेज और फ्री उनकी तालीम उनकी करनी चाहिए। उनके लिए डिफरेंट स्कॉलरशिप्स हमें प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि हम उनका भी हो के, और सबसे मेन चीज़ ये कि उनके लिए हमें मुआवज़ा रखना चाहिए, स्टिपेंड लाज़मी रखना चाहिए, ताकि अगर वो लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं या कुछ भी है, तो उनके पास एक सोर्स ऑफ इनकम हो। क्योंकि जैसे हम देख रहे हैं कि लेबर्स वगैरह जो हमारे पास हैं, वो बहुत से बच्चे ऐसे जो पढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन बहुत से ऐसे हैं कि सिर्फ़ इस वज़ह से नहीं पढ़ पा रहे क्योंकि उनके पास वो क्या कहते हैं, मतलब उनके पास वसाइल नहीं है इस चीज़ के लिए। जी जी। वसाइल ना होने की वज़ह से नहीं पढ़ पा रहे, तो इस वज़ह से हम उनके लिए हमें ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ जो है वो क्रिएट करनी चाहिए कि जिससे वो हर चीज़ को ईज़िली ओवरकम कर सकें और पढ़ सकें।
अच्छा, जो हम ये भी देख रहे हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो एजुकेशन पे वर्किंग कर रही हैं या दीगर हवाले से वर्किंग कर रही हैं, तो गवर्नमेंट की जानिब से उनको भी वर्किंग नहीं करने दी जा रही, उनके ऊपर टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशंस पे जो है वो टैक्सेस लगाए जा रहे हैं। ऐसा क्यों किया जा रहा है गवर्नमेंट की जानिब से? ये गवर्नमेंट ताकि जो है, क्योंकि ज़ाहिर है अगर ये ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ रही हैं तो इससे हमारे प्राइवेट सेक्टर्स को जो है वो ज़्यादा एप्रिसिएशन मिल रही है, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर तो इसमें आगे नहीं बढ़ रहे। ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर्स ही ऐसे हैं जो इस तरीके से एजुकेशन प्रोवाइड कर रही हैं, ऑर्गेनाइजेशंस कि फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कर रही हैं, और फंडिंग्स के थ्रू या वट एवर जिस चीज़ के भी थ्रू एजुकेशन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही हैं लेबर्स को। लेकिन उससे ये हो रहा है कि वो आगे बढ़ रही है। लेकिन ज़ाहिर है गवर्नमेंट हमारे ऐसी है कि नहीं ये बोलना चाहिए, लेकिन जो ऑनेस्टली जो एक बात है कि अगर हम इस चीज़ को आगे वो लेकर आएँगे इस चीज़ को, तो हमारी गवर्नमेंट थोड़ी पीछे नज़र आएगी कि हमारी गवर्नमेंट कुछ नहीं करी। जबकि अभी आपने बताया कि 30% जो है वो हम लोगों की एजुकेशन के ऊपर जा रहा है गवर्नमेंट के थ्रू, लेकिन फिर भी जो है हम लोगों को उसमें से आई डोंट थिंक कि 5% भी प्रॉपर वे में मिल रहा होगा। जी जी बिल्कुल। आपकी सॉरी आवाज माइक नहीं ऑफ आ रही था। मुझे। जी जी सॉरी माइक ऑफ था। अच्छा, हम पाकिस्तान में एक चीज़ और भी देखते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एजुकेशन के ऊपर वर्किंग कर रही हैं, तो लेकिन एक तरफ हम ये भी देखते हैं कि उन ऑर्गेनाइजेशंस को कुछ लोग वर्किंग करने नहीं देते, एजुकेशन के लिए वर्किंग करने नहीं देते, और एक तरफ हम ये भी देखते हैं कि उन ऑर्गेनाइजेशंस को बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी मिल रही होती है। तो आखिर इन ऑर्गेनाइजेशंस को जो है ये सपोर्ट कहाँ से मिलती है? देखिए, अगर आप कुछ सर्टेन स्कूल्स की बात करेंगे जो हम टीवी में भी देखते हैं, जो यूएस स्टेट के अंदर चल रहे होते हैं ऑब्वियसली। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो बिजनेसमैन होते हैं, उन्होंने अपने स्कूल्स खोले हुए हैं। कुछ इंडस्ट्रीज हैं जिन्होंने अपने स्कूल्स खोले हुए हैं, कॉलेजेस खोले हुए हैं, यूनिवर्सिटीज खोली हुई हैं। दे आर बिजनेसमैन, उनके अपने पास इतने ज्यादा फंड्स हैं जो कि वो अपने स्कूल के अंदर लगा सकते हैं। फिर वो अपग्रेड भी करते रहते हैं अपने स्कूल्स को। तो ज्यादातर आजकल जो स्कूल चल रहे हैं वो इसी तरह से हो रहे होते हैं कि या तो कोई बिजनेसमैन चला रहा होता है या उसके पीछे कोई स्ट्रॉन्ग पार्टी कह लें, कोई स्ट्रॉन्ग पार्टी होती है जो उन स्कूल को रन कर रही होती है। तो हमारे यहाँ के अपने ही लोग हैं जो इन लोगों को फंड प्रोवाइड कर रहे होते हैं। सर्टेन एनजीओज चला रहे होते हैं, कुछ होते हैं जो बाहर से पैसे आ रहे होते हैं। इस मामले में या एजुकेशन सेक्टर में बहुत हो रहे हैं, पैसे लग रहे हैं, अपग्रेड करने की कोशिश भी की जा रही होती है। बट ऑब्वियसली गवर्नमेंट सेक्टर्स में ये इस मामले में जो है ये एफर्ट सारे जीरो है। वहां पर कोई इस तरह का कोई ना अपग्रेड हो रहा है सिलेबस, ना कोई काम हो रहा है, ना फंड्स रखे जाते हैं तो उनको कोई पता ही नहीं है। ऑब्वियसली सेकंड पेरेंट्स नहीं है तो वहां पर कोई भी चेक नहीं कर रहा। बट इन प्राइवेट सेक्टर्स यहाँ पर जो पैसे लगा रहे हैं, जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो अपने सेकंड बैलेंस भी रखते हैं। हमने यहाँ इन्वेस्ट किया है तो इसका क्या आउटकम आ रहा है। सर्टेन बिजनेसमैन हैं, बाहर के लोग हैं, वो भी ऑब्वियसली अपना सेकंड बैलेंस रखते हैं कि हम अगर पैसे भेज रहे हैं इस हाथ के अंदर तो उसका क्या आउटकम है, उसके क्या रिजल्ट है। तो इस तरह से हो रहा होता माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन अंदाज में आपने हमारे क्वेश्चन का जवाब दिया। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे ये और था कि जो गरीब बच्चे हैं हमारे मुआशरे में, उन तक हम फिर तालीम को किस तरह से पहुंचा सकते हैं? कि हालांकि प्राइवेट स्कूल्स में, प्राइवेट सेक्टर्स में जो है वो तालीम बेइंतहा महंगी है, वहाँ की फीसिस बहुत ज़्यादा है, और गवर्नमेंट स्कूल्स में वो तालीमी निज़ाम नहीं है। तो जो गरीब बच्चे हैं उन तक अच्छी तालीम किस तरह से मुंतकिल की जा सकती है? है। आजकल जिस तरह से स्ट्रीट स्कूल्स चल रहे हैं उसका काफी रुझान है। आप लोगों ने भी देखा होगा फेसबुक के डिफरेंट पेजेस पे, ग्रुप्स पे जो है लोग प्रमोट कर रहे होते हैं, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे काफी लोग प्रमोट कर रहे होते हैं कि हमने स्ट्रीट स्कूल खोला है, हम गरीब बच्चों को तालीम प्रोवाइड जी कर जी रहे हैं, बिल्कुल। यूनिफॉर्म की जरूरत नहीं है, बुक्स हमको। इस तरह के सर्टेन प्लेटफॉर्म्स या जो लोग हैं हमें उनको अप्रोच करना चाहिए, या हमें बताते खुद भी इस तरह के स्टेप्स खुद भी लेने चाहिए कि हमारे आसपास अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे घर में मेड आ रही है, उसके बच्चे हैं, वो नहीं जाते हैं, तो ये मेरा फर्ज है या कि मैं इस बात को या उसके जितने बच्चे हैं उनको पढ़ा सकती हूँ। मेड है एक्स वाई जेड, कोई कुक आ रहा है आपके घर में, उसके बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जाते क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है या एक्स वाई जेड रिसोर्सेज नहीं है कि वो पढ़ा सके अपने बच्चों को। तो जिस घर के अंदर वो काम कर रहे हैं एटलीस्ट वो सबकी जिम्मेदारियां ले सकें। इसी तरह से अगर एक बंदा भी अगर एक बच्चे की जिम्मेदारी ले लेगा तो मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पर हमारे पास भी तालीम की जो है कमी हो जाएगी।
सेकेंड रीजन ये है कि हमारे यहाँ पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है, पाकिस्तान की पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है जिसका कोई रिकॉर्ड भी नहीं है। उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ कितने लोग, कितनी आबादी हो गई आ रही है, कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, कोई इसका रिकॉर्ड नहीं है। जब इस तरह की चीजें होंगी ऑब्वियसली तो फिर रिसोर्सेज में इश्यूज भी होंगे। रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड होते हैं, जब हमें पता ही नहीं है कि हमारे मुल्क के अंदर कितने लोग हैं तो हमें ये भी नहीं पता कि हमें कितने लोगों के लिए क्या काम करने चाहिए या उनके लिए कितने पैसे लगेंगे। तो ये पूरा एक सिस्टम है, जब ऊपर से ही सिस्टम खराब है तो ये नीचे नीचे तक सफर हम लोग कर रहे होते हैं या सफर गरीब तबका जो होता है वो लोग कर रहे होते हैं। लेकिन मैं कहूंगी कि अगर हम पढ़े लिखे हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है, एटलीस्ट इतनी इखलाकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर हमारे घर में एक बच्चा ऐसा आ रहा है जो कि नहीं पढ़ पा रहा है रिसोर्सेज की वजह से, जिसका रिसोर्सेज नहीं है, तो एटलीस्ट हम अपने रिसोर्सेज यूज करते हुए उसको, उस एक बच्चे का हम जिम्मेदारी उठा लें। इसी तरह से करते करते जो है इस काबिल हो सकेंगे आगे चल के कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है वो तालीम हासिल कर सकेंगे। अच्छा, एक जानिब हम ये देख रहे हैं कि हमारी जो ज़बान है उर्दू ज़बान, इसको जो है प्रोमोट नहीं किया जा रहा। प्राइवेट सेक्टर्स जो हैं जहाँ पे कि तालीम फराम की जा रही है, वहाँ पे टोटली जो है वो इंग्लिश में पढ़ाया जा रहा है। ओ लेवल ए लेवल्स में टोटली इंग्लिश में पढ़ाया जा रहा है, हालांकि हमारी मादरी ज़बान, हमारी कौमी ज़बान जो है वो उर्दू है। तो हमारी अपनी कौमी ज़बान को जो है वो प्रोमोट क्यों नहीं किया जा रहा है? देखिए, बात यहाँ पे प्रमोट की नहीं है, बात यहाँ के आज की ज़रूरत की। उर्दू हमारी मादरी ज़बान है, लेकिन हमारी उर्दू जो है वो महदूद है हमारे मुल्क तक ही। अगर हम कहीं भी किसी बाहर ममालिक में जा रहे हैं तो उन्हें दूसरी ज़बानें तो फिर भी आती हैं। मैं इंग्लिश की बात नहीं कर रही, पर्शियन लैंग्वेज ले लें, टर्की लैंग्वेज ले लें, दूसरी लैंग्वेजेस ऐसी हैं कि वो उनको वो आती है लेकिन उर्दू वो नहीं जानते। हमें बस यहाँ पे जो प्रमोट करने वाली बात नहीं, यहाँ पे ये है कि हमारी जो उर्दू ज़बान वाले हम लोग, हमारा तिबका जो है सारा उर्दू ज़बान वाला, उसको इतना ज़्यादा इस चीज़ के बारे में नोहा होनी चाहिए कि अगर वो इन केस के अगर मुल्क से बाहर जा रहे हैं या इन केस के कोई मुल्क में हमारे कोई नया बंदा कोई आ रहा है जिससे हमें बात करनी या जिससे हमें कोई भी डिस्कशन करनी है, तो हम इजीली जो है उनसे जो है इंटरेक्शन कर सकें यहाँ। क्योंकि ये हमारी ज़बान जो है ये कभी भी जो है दब नहीं सकती। बात ये है कि कभी भी भले हम कितना भी हम इंग्लिश लैंग्वेजेस पढ़ लें या जो भी कर लें, लेकिन जो आपकी मादरी ज़बान है वो इसलिए उसको मादरी ज़बान कहा गया है कि वो लाइफ टाइम आपके साथ रहती है और सबसे पहली ज़बान ही आप वो सीखते हैं। तो जो आप पहली जी जी ज़बान बिल्कुल। सीखते हैं वो कभी भी आप नहीं सीखते। अच्छा, हम एक जानिब ये भी देख रहे हैं कि जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल से जो है वो तालीम हासिल कर रहे हैं, उन्हें अच्छे जी। कॉलेजेस में, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में अगर वो स्कॉलरशिप लेके भी आगे बढ़ना चाहें तो उन्हें एडमिशन्स नहीं मिलते। वजह यह है कि उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल से तालीम हासिल की है। ऐसा क्यों है? नहीं, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने भी गवर्नमेंट कॉलेज से इंटर किया है और मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है। ये डिपेंड करता है आपके मेरिट पे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये क्लेम करते हैं कि हमारे मार्क्स अच्छे नहीं हैं और मतलब हमारे मार्क्स अच्छे हैं लेकिन हमें एडमिशन नहीं मिला। ये डिपेंड करता है उनकी ट्रेनिंग के ऊपर कि हर तरीके का जो होता है बच्चे का पेपर करने का वो डिफरेंट होता है। मे बी कि वो उस क्राइटेरिया पे ना उतर सका हो बच्चा जिस क्राइटेरिया पर जो है उसके मार्क्स कम आए हों। तो हम इस चीज़ के लिए ब्लेम नहीं कर सकते। कभी-कभार हमारी अपनी भी मिस्टेक होती है कि हम शायद वो चीज़ उनको ना दे सके हों पेपर के अंदर जो उनको चाहिए और जिसकी वज़ह से हमारे मार्क्स कम आए हों। तो ये सारी वजूहात होती हैं। बाकी ये कि मेरिट के ऊपर, और मैं खुद भी इस फ़ील्ड के अंदर हूँ तो मुझे अंदाज़ा है कि मेरिट के ऊपर आपको एडमिशन्स मिल रहे हैं, हर चीज़ हो रही है। और बाकी जो वजूहात हैं वो सब आप लोगों के सामने हैं। अच्छा, चाइल्ड लेबर जो है उसको ख़त्म किया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। बहुत कोशिश की जा रही है कि चाइल्ड लेबर को ख़त्म किया जाए, लेकिन कहीं भी ये नहीं देखा जाता कि जो चाइल्ड लेबर है तो उन बच्चों की क्या मजबूरी है कि जिस मजबूरी की वजह से जो है वो कमाने के लिए निकल गए, तालीम की जानिब नहीं जा सके, उनके घर के क्या हालात हैं। गवर्नमेंट उन तमाम प्रॉब्लम्स को पीछे छोड़ के सिर्फ इस चीज़ के पीछे लग गई है कि चाइल्ड लेबर को जो है वो ख़त्म किया जाए। तो ऐसा क्यों नहीं है कि जो चाइल्ड लेबर को जहाँ पे ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, वहीं पे जो लोग हैं उनके चाइल्ड लेबर जहाँ पे है, वहाँ पे सैलरीज को इंक्रीज किया जाए और जो चाइल्ड लेबर है उसको जो है अच्छी एजुकेशन फराहम की जाए। ऐसा क्यों नहीं हो रहा गवर्नमेंट की जानिब से?
बिल्कुल, ऐसा हमारे गवर्नमेंट को ये जो है स्टैंड लेना चाहिए इस मामले में, क्योंकि बहुत सारी वजूहत ऐसी होती हैं कि अगर बच्चों को पढ़ने का शौक होता भी है, चाइल्ड लेबर हमारी जो है वो देखती है कि किसी को देख के भी उनके अंदर शौक पैदा होता है कि हमें भी इस तरीके से आगे बढ़ना है, हमें पढ़ना है, हर चीज़ करनी है, लेकिन उनके पास वसाइल नहीं होते। इवन दैट कि उनके पास रहने के लिए भी प्रॉपर जगह नहीं होती, और बाज़ औक़ात उनकी मजबूरी होती है कि उन्हें जो है इस तरीके से लेबर के तौर पे पूरे-पूरे शहरों में और इलाकों में घूमना पड़ता है ताकि वो अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सकें। हमारे सामने हमारे शहर का हाल, हमारे मुल्क का हाल कि हम लोग अभी भी मतलब अभी भी हम 20-40 साल पीछे ही हैं। इतना टाइम हमारे मुल्क को बने हुए 75-76 इयर्स हो चुके हैं, लेकिन हम अभी भी जो है वो ऐसा लग रहा है कि अभी हम हमारे एक वजूद सामने आया है। इसी वजह से ये है कि चाइल्ड लेबर जो है वो घर के मामलात कुछ इस तरीके से होते हैं कि वालिदैन की भी मजबूरी होती है कि उन्हें अपने बच्चों से भीख मँगवाना पड़ता है। वालिदैन भी चाहते हैं, बहुत सारे वालिदैन से मैंने इंटरेक्शन किया है इस तरीके से, वो चाहते हैं कि उनके बच्चे भी जो है वो आगे जाएँ। उनके बच्चे और उनके इर्द-गिर्द के जो बच्चे जो वो देख रहे हैं वो भी आगे जाएँ, लेकिन वो सिर्फ़ इन्हीं वजूहात की वजह से कि उनके पास वसाइल नहीं है, कोई उनको अप्रोच नहीं कर पाता, तो इस वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे और उनकी मजबूरी है कि उन्हें फिर माँगना पड़ता है। जी। अच्छा, तो हम इन बच्चों के लिए एज़ अ ऑर्गनाइज़ेशन क्या इक़दाम कर सकते हैं? क्या ऐसा काम कर सकते हैं कि वो जो है तालीम हासिल करके एक अच्छे मुकाम पे पहुँच सकें? देखिए, सबसे मेन यही है कि पहले तो हमें ये सब चीज़ों का अंदाज़ा लगाना है कि वो किस प्रॉब्लम्स की बेसिस के ऊपर ये सारा लेबर वर्क कर रहे हैं। क्या वजूहात है उनकी कि वो लेबर वर्क कर रहे हैं? अगर हम उन सब चीज़ों को ओवरकम कर लेते हैं, अगर हम उनकी ज़रूरियात को पूरा कर देते हैं कि अगर उनके घर के अंदर राशन का प्रॉब्लम है या उनके घर में रहने, उठने, सोने, बैठने का प्रॉब्लम है, अगर हम उन सब चीज़ों को ओवरकम कर देते हैं, तो वो एक तरीके से सैटिस्फाई हो जाएँगे और फिर उनके पास वक़्त होगा कि वो तालीम को वक़्त दे पाएँगे। जब वो दुनियावी तौर से हर चीज़ से फ्री हो जाएँगे, तभी वो इस चीज़ को टाइम दे पाएँगे कि वो अपनी एजुकेशन के ऊपर कंसंट्रेट कर सकें और उसके अलावा वो उस एजुकेशन के ऊपर तवज्जो दे सकें। जी, माशाल्लाह। बहुत बेहतरीन अंदाज़ में आपने जवाब दिया। अच्छा, एक क्वेश्चन हमारा और था कि हमारे पाकिस्तान में जो है उर्दू ज़बान क्योंकि हमारी कौमी ज़बान है, इसको फ़रोग़ देने के बजाय बहुत ज़्यादा इंग्लिश लैंग्वेज, चाइनीज़, फ्रेंच इन लैंग्वेजेज़ को जो है फ़रोग़ दी जा रही है और उर्दू ज़बान को जो है वो बिल्कुल ख़त्म किया जा रहा है। यानी कि अगर हम प्राइवेट स्कूल्स में भी देखें तो वहाँ पे उर्दू की तालीम बिल्कुल नहीं दी जा रही। ओ लेवल, ए लेवल्स में टोटल इंग्लिश में पढ़ाया जा रहा है, उर्दू की तालीम को यानी कि बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। तो इसकी क्या वजह है कि हमारी कौमी ज़बान उर्दू है और उर्दू को ही फ़रोग़ नहीं दी जा रही? इसकी जो मैं सबसे बड़ी वजह कहूँगी क्योंकि उर्दू लैंग्वेज अगर हम नहीं पढ़ा रहे हैं या बच्चों का इंटरेस्ट ही नहीं है, उसकी वजह ये है कि हमारा जो सिलेबस है वो अपग्रेड ही नहीं होता। 9th और मैट्रिक में आपने भी मैट्रिक सिस्टम से अगर पढ़ा होगा तो आपने भी उर्दू की किताब में गज़लें पढ़ी होंगी ऑब्वियसली, जो कि बच्चों के सर से गुज़र जाती हैं, जिससे बच्चों का कोई ताल्लुक ही नहीं है। जब इस तरह की गज़लें सिलेबस के अंदर डाली जाएँगी, जिससे बच्चों की तालीम का कोई ताल्लुक ही नहीं है। जो टॉपिक्स होंगे, सर्टेन टॉपिक्स होंगे, वो जब आउट ऑफ एकेडमिक्स इस तरह के टॉपिक्स होंगे तो ऑब्वियसली वो फिर डिक्लाइन की तरफ ही जाएगा। अब इंग्लिश में अगर हम देखें तो उसके अंदर ड्रामास पढ़ाए जाते हैं या सर्टेन सिनेरियोज़ पढ़ाए जा रहे होते हैं हमें, जिससे हमारी वोकैब्युलरी भी अच्छी हो रही होती है ऑब्वियसली और हमारा उसपे हमारी ग्रिप अच्छी आ रही होती है। बट इन उर्दू गज़लें पढ़ा रहे होते हैं या तो या नज़्में पढ़ा रहे होते हैं। तो अगर इसी तरह की चीज़ें होंगी तो फिर पेरेंट्स तो यही सोचेंगे ऑब्वियसली कि जो है उर्दू में पढ़ के बच्चे सीख क्या रहे हैं? एंड देन इवेंचुअली इंग्लिश फिर एक इंटरनेशनल लैंग्वेज भी है और चाइनीज़ और इस तरह की लैंग्वेजेज़ का अब इस तरह इतना ज़्यादा और इस तरह की अब ये कह सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा उर्दू को कोई स्प्रेड करने वाला है ही नहीं, उर्दू है हमारी, हम ही खुद इंग्लिश की तरफ भाग रहे होते हैं। तो उसकी वजह यही है कि हमारा जो सिलेबस है, वो इतना अपग्रेड ही नहीं हुआ है या इतना बैकवर्ड चल रहा होता है कि हम ना उसकी तरफ ध्यान देते हैं, ना हमें उर्दू पढ़ने में कोई इंटरेस्ट रहता है। फिर जब हमें इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा, हम दूसरी लैंग्वेजेज़ की तरफ जाएँगे, तो ऑब्वियसली फिर हमारी लैंग्वेज तो पीछे ही चलेगी, फिर दूसरी लैंग्वेजेज़ आगे आ जाएँगी इसी तरह से।
ये सिर्फ उर्दू के साथ होता है। बाकी अगर आप पंजाबी देखें, सिंधी देखें, तो जो पंजाब के लोग हैं वो अपनी पंजाबी लैंग्वेज को इतना पढ़ा रहे होते हैं घर के अंदर, वही बोल रहे होते हैं। सिंध में अगर आप इंटीरियर सिंध चले जाएं तो वो लोग अपने घरों के अंदर सिंधी ही बोल रहे होते हैं। बट अगर हम अपने उर्दू स्पीकिंग की बात करें, जिनकी कोई लैंग्वेज ही उर्दू है, हम लोग प्रेफर कर रहे होते हैं कि हम अपने घर में इंग्लिश में बात करें। हमारे बच्चे अगर इंग्लिश स्कूल मीडियम में पढ़ रहे हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हम उनसे इंग्लिश में ही बात करें, वो कन्वर्सेशन करें, वो ताकि उनको इंग्लिश ही है, उर्दू ना। तो इसकी वजह हम खुद हैं, ये हमने अपने खुद अपने हाथ से किया है। ये इसकी वजह कोई और नहीं है, किसी और ने आकर नहीं किया है, हमने अपने हाथ से खुद किया है कि उर्दू को पीछे कर दिया है और बाकी लैंग्वेजेस को आगे कर दिया। अच्छा, अभी जो लास्ट एग्जाम्स हुए थे 9th मैट्रिक के, उसके अंदर एक चीज़ ये देखी गई कि बोर्ड की जानिब से जो है, या ये कहा जाए कि बोर्ड के कुछ लोगों की वजह से जो है वो पेपर्स लीक हो गए थे। और बोर्ड सिंध टेक्निकल बोर्ड की जानिब से भी ये ऐलान हुआ था कि जो बच्चे फेल हो रहे होंगे उनको जो है हम्म। पास कर दिया जाएगा। तो क्या ये चीज़ गलत नहीं है कि बच्चों को जो है वो बिल्कुल फ्री हैंड दे दिया गया है कि आपको पास कर दिया जाएगा? बिल्कुल, इसकी अगर क्या मैं असल वजह क्या थी इसकी? अपने जी पॉइंट जी। ऑफ व्यू से अगर बात करूं इस मामले में, तो मेरे हिसाब में तो ये गलत है। क्योंकि आप बच्चों का कैलिबर जो है वो आप ठीक से फिर उसको मेजर नहीं कर पा रहे कि कितना काबिल है बच्चा। अगर आपने उसको पास कर दिया, हर चीज कर दिया, वो आगे बढ़ गया, उसके लिए तो ये है कि वो पास हो चुका है, हर चीज है, लेकिन वो आगे की जो स्ट्रेटजीज होंगी, आगे जो वो स्टेप लेगा, वो उसके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो पिछला स्टेप उसने जंप कर लिया है। वो जंप करने की वजह ये होगी कि उसको आगे के लिए जो चीजें उसके सामने जो भी हर्डल्स आएंगे वो उनको ओवरकम नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए बेहतर ये है कि टाइमली हर चीज जो है स्टेप बाय स्टेप हो, जितना ज्यादा स्टेप बाय स्टेप होती है तो वो ज्यादा बेहतर होती है। लेकिन अगर ये हुकूमत की तरफ से जो ये इकदाम था, इसको हम इन अ पॉजिटिव सेंस ऐसे ले सकते हैं कि जो अभी कोविड की वजह से हमारे मुल्क की सूरत हाल चल रही थी कि वालदैन डबल डबल फीसेस नहीं पे कर सकते बच्चों की, प्यार जाहिर है पूरा साल उनका उसके ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। तो इस वजह से उन्होंने ये एक बेनिफिट निकाल दिया था कि चले अगर बच्चा पास नहीं भी हो रहा है तो हम उसको प्रमोट कर देते हैं। प्रमोट करने का मकसद यही है कि उस बच्चे के अंदर वो कैलिबर नहीं है कि वो अच्छे नंबर्स लेकर आ सके, इसीलिए उसको प्रमोट किया गया है। तो बात ये है कि अगर आप यूनिवर्सिटीज पे लेवल पर आना चाह रहे हैं, कॉलेज के बाद आप जो है यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर एडमिशन और टेस्ट ले रहे हैं, तो उस वक्त आप अपने कैलिबर को जिस तरीके से रखेंगे ताकि बच्चों की जो कारकर्दगी है वो एक्यूरेसी के साथ आपके सामने आ सके, और जो डिजर्व करते हैं वो ही बच्चे आगे जा सके। सही। अच्छा, आप एक ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक़ रखती हैं, अल हादी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन से। तो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ऐसे बच्चों के लिए और गरीब तबके के लिए जो है वो एजुकेशन पे क्या वर्किंग कर रही है? वो एजुकेशन पे जिस तरीके से उनसे वर्किंग हो पा रही है वो कर रही है। चाहे अगर किसी को स्टेशनरी की नीड है, चाहे किसी को बुक्स वगैरह एक्सवाइजेड किसी भी चीज की नीड है, और किसी के पास वसाइल नहीं है, कोई स्कूल की फीस नहीं पे कर सकता, जिस तरीके से भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन से हो पा रहा है वो उस तरीके से उन सब चीजों को ओवरकम करने की कोशिश कर रही है। और अभी आपने कही थी उर्दू जबान, हम बेशक हम इंग्लिश की तालीम भी सबको दे रहे हैं, अंग्रेजी तालीम भी सबको दे रहे हैं, लेकिन हम अपने प्लेटफॉर्म के जरिए उर्दू जबान को भी फरोग दे रहे हैं हर तरीके से, ताकि हमारी जबान जो है वो बेशक सिर्फ हमारे मुल्क तक ही महदूद है, लेकिन हमारे मुल्क में भी, क्योंकि उर्दू अदब कोई आसान चीज नहीं है। उर्दू हम चार चार हुर्फों का एक लफ्ज उर्दू बन तो जाता है, लेकिन उर्दू एक कोई आसान जबान नहीं है, क्योंकि सही मायनों में उर्दू एक ऐसी जबान है जो शायद ही कोई समझ सकता है, क्योंकि उर्दू का अदब जी भी जी। बहुत मुश्किल तरीन चीज है। जी जी बिल्कुल। अच्छा, ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम के बारे में जो है वो आप क्या कहना चाहेंगे? हमने रिसेंटली देखा कि कोविड के अंदर जो है अचानक से तालीमी निज़ाम बिल्कुल बदल गया कि फिजिकल एजुकेशन के बजाय जो है ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम जो है वो आ गया। उसकी वजह से पेरेंट्स भी और स्टूडेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब थे। तो इस चीज़ को किस तरह से जो है वो कवर किया जा सकता है? देखें, ऑनलाइन टीचिंग सिस्टम जो है वो डिपेंड करता है कि आप किस किस प्लेटफॉर्म से आप बच्चों को टीचिंग कर रहे हो, किस क्राइटेरिया पे आप बच्चों को टीच कर रहे हैं। क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम में ना टीचर का स्टूडेंट से इंटरेक्शन हो पाता है, ना स्टूडेंट का टीचर से इंटरेक्शन हो पाता है। तो उसमें ये होता है कि इंटरेक्शन बहुत ज्यादा मैटर करता है किसी भी बात में या किसी भी चीज की डिस्कशन के ऊपर। तो जब आप टीचर्स का बच्चों से इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा होता, तो वो एजुकेशन जो वो आप चीज उस वक्त बच्चों को दे रहे होते हैं वो एक्यूरेसी के साथ उन तक नहीं पहुंच पाती।
क्योंकि बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस के दौरान ऐसा होता है कि टीचर तो लेक्चर दे रही हैं, लेकिन पीछे स्टूडेंट मौजूद ही नहीं होते, कोई सो रहा होता है, कोई अपने दूसरे कामों में लगा हुआ होता है, डिफरेंट जो है वो अपने अपने वर्किंग में लगे हुए होते हैं, कोई कंसंट्रेशन के साथ वो क्लासेस या वो चीज नहीं वो कर रहा होता। लेकिन अगर आप फिजिकल क्लासेस लेते हैं, फिजिकल क्लासेस में ये होता है कि टीचर सामने होता है, वो टीचर का भी एक खौफ बच्चों के दिल में होता है कि यार हमारे टीचर सामने है तो हम थोड़ी बातें कम करें और सब चीजें हम अपनी प्रैक्टिस पे देखें, इनकेस अगर टीचर ने हमसे कोई सवाल पूछ लिया तो हम जवाब दे सकें उस चीज का। तो ऑनलाइन सिस्टम सही है, एक मजबूरी के तहत अगर ये चीज हुई कोविड की वजह से तो वो एक अलग मैटर है, लेकिन अगर हम इसी को गो थ्रू करते रहेंगे और इसी को साथ लेके चलते रहेंगे तो ये कोई ठीक चीज नहीं है। सही। अच्छा, सेशन का टाइम मुकम्मल हो चुका है, तो लास्ट में अगर आप जो है हम स्टूडेंट्स के लिए कोई एक पैगाम देना चाहें। बस यही कहूंगी कि कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। अगर आपने कोई चीज करनी है, अगर आप चाहते हैं कि कुछ करना, तो आप आगे बढ़ें। जब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे, जब तक आप उस चीज के लिए कोशिश नहीं करेंगे, तब तक आप अपनी वो चीज हासिल नहीं कर पाएंगे। तो किसी भी चीज को हासिल करने के लिए कोशिश करना लाजमी है, तो कोशिश करते रहें और आगे बढ़ते रहें। जज़ाकल्लाह माशाल्लाह। हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं 92 मल्टीमीडिया टीवी और अल हादी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के, आपने जो है वो हमारे लिए टाइम निकाला लाइव सेशन के लिए। इंशाल्लाह आने वाले कुछ दिनों में दोबारा जो है वो हम हाजिर होंगे। माशाल्लाह बहुत बेहतरीन अंदाज में आपने हमारे क्वेश्चंस का जवाब दिया। अच्छा, लास्ट में स्टूडेंट्स के लिए अगर कोई आप एक पैगाम देना चाहें। उनके लिए पैगाम ये है कि मेहनत करनी है, कहीं पर भी अब हार नहीं माननी है, मेहनत करनी है और फोकस करना है, और अपना एक माइंड बना लें, गोल बना लें। बच्चे जो भी हैं आजकल के, उनको गाइड करना, ऑब्वियसली गाइडेंस भी उनके लिए बहुत जरूरी है, बट आजकल का जो जमाना है उसके अंदर खुद बच्चों को भी फोकस अपना रखना चाहिए, करियर ओरिएंटेड होना चाहिए, उनके दिमाग में गोल होना चाहिए। और ये नहीं कि हमने अगर डॉक्टर बनना है तो बस हमें डॉक्टर बनना है, और अगर हम डॉक्टर नहीं बन सके तो बस हमारी जिंदगी खत्म। देयर आर सर्टेन ऑप्शंस, डॉक्टर इंजीनियर के अलावा बहुत सारे फील्ड्स हैं हमारे पास। तो आप अपने पास 10 ऑप्शंस रखें। आजकल तो इतना कुछ हो रहा है, फ्रीलांस फील्ड में इतना कुछ हो रहा है, घर बैठ के इतना लोग कमा रहे हैं। नॉट नेसेसरी कि आपको घर से बाहर ही निकलना है या कुछ एक्सपर्ट है या आपके पास ट्रेनिंग के लिए भी है। सर्टेन सिर्फ ग्रेजुएशन से करके जो है स्किल्स सीखते जा रहे हैं, तो स्किल्स सीखने की तरफ भी अपना ध्यान ज़्यादा रखना है, नॉट जस्ट एजुकेशन की आपने सिर्फ डिग्री एक ऊपर की ले ली, आपके पास कोई स्किल नहीं है। स्किल आजकल बहुत जरूरी है। तो बच्चों को मैं यही कहूँगी कि फोकस करें अपना, और ऑब्वियसली अगर आज आप अपने फोकस करके पढ़ेंगे तो कल आपके काम आएगा। जी जनाब, सानिया जाद साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने जो है वो हमारे सेशन के लिए टाइम निकाला। इंशाल्लाह फिर किसी नेक्स्ट सेशन में जो है आपको इनवाइट करेंगे। तब तक के लिए हमारे तमाम व्यूवर्स को और आपको तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।